हेलो एवरीवन, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में आपका स्वागत है। रणनीति श्रृंखला के तहत आज हम प्रारंभिक परीक्षा के लिए भूगोल की रणनीति की चर्चा करने वाले हैं। प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम भूगोल के महत्व को देखें तो प्रारंभिक परीक्षा की सफलता में भूगोल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भूगोल को प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से नकारा नहीं जा सकता है। आज के इस सत्र में हम ये चर्चा करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भूगोल की तैयारी कैसे किया जाए, वे कौन कौन से स्टेप होंगे जिसका अनुसरण करके प्रारंभिक परीक्षा में भूगोल से पूछे गए जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सके और इन प्रश्नों को हल करके यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में सफलता सुनिश्चित की जा सके। आज का सत्र इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा के लिए रखा गया है। तो किसी भी विषय के अगर महत्व को समझना है कि उस विषय का यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या महत्व है, उस विषय को क्यों तैयार किया जाए, इसके लिए सबसे बेहतर और सबसे आसान तरीका यह होता है कि यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए पिछले वर्ष के प्रश्नों का एक विश्लेषण कर लिया जाए। पिछले वर्ष के प्रश्नों का विश्लेषण करने से एक आइडिया लगता है कि जो सब्जेक्ट हम तैयार करने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का उस परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या महत्व है। तो अगर हम भूगोल की बातें करें और पिछले वर्षों में भूगोल से पूछे गए प्रश्नों की चर्चा अगर हम करें तो 2013 में आप देख सकते हैं कि पूछे गए जो प्रश्न हैं ये 22 हैं। 2014 में प्रश्नों की संख्या 17 है। 2015 में आप देख सकते हैं 14 प्रश्न हैं। 16 में 6 प्रश्न पूछे गए हैं। 17 में 8 प्रश्न हैं। 18 में 16 प्रश्न हैं। 19 में प्रश्नों की संख्या 14 है। 2020 में 16 प्रश्न हैं। 2021 में 11 प्रश्न हैं और 2022 में कुल प्रश्नों की जो संख्या है वह 15 है। इस प्रकार हम एक औसत निकालें कि यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में भूगोल से पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक एवरेज कितना है, औसत कितना है, तो हमें बोल सकते हैं कि 13 से 15 प्रश्न हैं। हाँ, ऐसा अवश्य है कि कभी कभी 22 प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो यह भी है कि कभी 6 और 8 प्रश्न भी पूछे गए हैं। एक आइडिया निकालें, एक एवरेज निकालें तो 13 से 15 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के अलावा पर्यावरण और पारिस्थितिकी, अगर हम इसके प्रश्नों को भी देखें तो ये जो प्रश्न हैं इन प्रश्नों का संबंध भूगोल से ही होता है, क्योंकि पर्यावरण और पारिस्थितिकी को भूगोल से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। तो पर्यावरण पारिस्थितिकी के भी 15 से 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चूंकि हम यहाँ पर भूगोल विषय के महत्व की चर्चा करने जा रहे हैं तो हमारा पूरा का पूरा जो ध्यान होगा वह भूगोल विषय पर होगा। तो 100 प्रश्नों में आप देख रहे हैं कि लगभग 13 से 15% जो प्रश्न हैं भूगोल सब्जेक्ट से या भूगोल विषय से पूछे जाते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भूगोल जो है मानविकी के अन्य विषयों की तुलना में कहीं अधिक महत्व रखता है। साथ ही साथ भूगोल विषय से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को एक बेहतर रणनीति बना करके, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करके आसानी से उन प्रश्नों को हल किया जा सकता है। इस विषय से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, सत्र के अंत में इसकी चर्चा की जाएगी कि इस विषय से संबंधित प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। देखिए, अगर हम यूपीएससी के पाठ्यक्रम की बातें करें, ठीक है, आपको यह जानना आवश्यक है कि जब भी हम किसी विषय को तैयार करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि यूपीएससी के द्वारा उस विषय का पाठ्यक्रम क्या निर्धारित किया गया है। अगर हम इसकी चर्चा करें तो यूपीएससी ने भूगोल के पाठ्यक्रम में भारत और विश्व का भूगोल, भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, यही एक लाइन लिखा हुआ है।
तो एक लाइन में ही भूगोल के पाठ्यक्रम को यूपीएससी के द्वारा समेट दिया गया है। लेकिन यह जो एक लाइन है, यह एक लाइन वास्तव में बहुत ब्रॉड है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है विश्व और भारत का भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। तो विश्व और भारत का भौतिक भूगोल जो है एक बड़ा यूनिट है। ठीक उसी तरह से सामाजिक और आर्थिक भूगोल भी एक बड़ा यूनिट है। प्रश्न ये उठा कि यूपीएससी ने तो केवल एक लाइन का सिलेबस आपका दिया हुआ है, लेकिन हमें इस एक लाइन के सिलेबस से क्या क्या तैयार करना है। तो पहले इस सिलेबस को डिकोड करना आवश्यक है। सिलेबस को अगर डिकोड कर दिया जाए तो एक बात पता चलेगी कि हमें वास्तव में प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भूगोल के किस किस यूनिट को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, किस पर बेहतर पकड़ होनी चाहिए, वे कौन से यूनिट हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान दे करके भूगोल के प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सकता है। इन बिंदुओं पे हम एक एक करके आपके साथ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस का डिकोड करना आवश्यक है। देखिए, हम पाठ्यक्रम का विस्तृत विभाजन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि विश्व का भौतिक भूगोल, हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो भौतिक भूगोल, जिसे प्राकृतिक भूगोल भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत पृथ्वी सतह पर उपस्थित जो प्राकृतिक तत्व हैं, इन प्राकृतिक तत्वों का ही विस्तार के साथ विस्तृत विश्लेषण किया जाता है। प्रश्न ये उठा कि जो भौतिक भूगोल है, वास्तव में भौतिक भूगोल को डिकोड कैसे किया जाए। तो देखिए, भौतिक भूगोल को अगर हम डिकोड करें तो एक पार्ट भौतिक भूगोल का है भू आकृतिक विज्ञान, दूसरा इसका महत्वपूर्ण पार्ट है जलवायु विज्ञान, इसी का एक भाग है समुद्र विज्ञान, और एक भाग है इसका जैव भूगोल। तो भौतिक भूगोल को हमने 4 अलग अलग यूनिट में हमने वर्गीकृत कर दिया। प्रश्न ये उठा कि भौतिक भूगोल में अगर हम भू आकृतिक विज्ञान को तैयार करने जा रहे हैं तो भू आकृतिक विज्ञान में वे कौन कौन से यूनिट हैं जिसका प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से जिसको तैयार करना अत्यंत ही आवश्यक है। देखिए, जब हम भू आकृतिक विज्ञान की बातें करते हैं तो भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी के सतह पर जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं या भू आकृतियां हैं, इन्हीं का विस्तार के साथ अध्ययन किया जाता है। तो जब तक हम भू आकृतियों के उत्पत्ति का अध्ययन नहीं करेंगे, उसके विशेषताओं का अध्ययन नहीं करेंगे, तो अन्य स्थलाकृतियों को, उनके स्ट्रक्चर को, भारत में भौगोलिक स्थलाकृतियों को समझना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो अगर हम भूगोल में भौतिक भूगोल का अध्ययन करने जा रहे हैं तो उसका एक बैकबोन, उसका एक समझो रीढ़ की हड्डी के रूप में भू आकृतिक विज्ञान उपस्थित होता है। भू आकृतिक विज्ञान में अगर हम देखें तो हमें जो यूनिट चर्चा करना है वह है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके बारे में जानना है। इसके अलावा आप जानेंगे महाद्वीपीय विस्थापन, प्लेट विवर्तन की, सागर नीतल प्रसरण, संवहन तरंग सिद्धांत, इन बिंदुओं पर हम विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। इसके अलावा देखिए, सबसे पहले इन्हीं की चर्चा क्यों की जाएगी, तो ये वो सिद्धांत हैं जो आगे के टॉपिक के लिए बेस का काम करते हैं। जैसे कि हमें अगर भूकंप की वैज्ञानिक व्याख्या करनी है तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत भूकंप की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। अगर हमें ज्वालामुखी विस्फोटों को समझना है तो ज्वालामुखी विस्फोटों की वैज्ञानिक व्याख्या प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की सहायता से की जाती है। अगर हमें पृथ्वी के आंतरिक बलों को
बाह्य बलों को समझना है तो उसके लिए आवश्यक है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाए। भूकंप और ज्वालामुखी को समझना है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है, इसका विस्तार के साथ अध्ययन करना आवश्यक है। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है एक ग्रह का उदाहरण है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि हमारे जो ग्रह हैं, इन ग्रहों का निर्माण आज से 4 से 5 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। प्रारंभिक अवस्था में ये जो ग्रह हैं, यह तप्त अवस्था में थे। हमारी पृथ्वी अपनी उत्पत्ति के समय गर्म अवस्था में थी। पृथ्वी में शीतलीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और पृथ्वी का जो बाहरी भाग है वह शीतल होकर ठोस में परिवर्तित हुआ और उसी को स्थल मंडल के नाम से जाना गया। तो प्रश्न यह उठता है कि पृथ्वी का ऊपरी भाग जो ठोस हो चुका है, जिसे हम स्थल मंडल के नाम से जानते हैं, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की स्थिति क्या है? क्योंकि जब तक हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की स्थिति हम नहीं जानेंगे, यह पता कर पाना कठिन होगा कि आंतरिक बलों की उत्पत्ति कैसे होती है, अलग अलग क्षेत्रों में ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होता है। कहीं ज्वालामुखी विस्फोट की घटना होती है तो कहीं ज्वालामुखी विस्फोट की घटना नहीं होती है। इन सब बिंदुओं के बारे में जानने के लिए आंतरिक भाग का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। इसीलिए भू आकृतिक विज्ञान के आधार के रूप में आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि जब हम आंतरिक संरचना का अध्ययन कर लेंगे तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलने वाली संवहन तरंगों के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी और इन संवहन तरंगों के सिद्धांत की सहायता से ही प्लेटों की गतिशीलता की बातें होती हैं। इसके बाद समझिए हम मेंटल प्लूम और हॉटस्पॉट इस सिद्धांत की भी चर्चा करेंगे। इस सिद्धांतों की चर्चा करने के बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे कि पृथ्वी के सतह पर निर्मित आकृतियां, क्योंकि हम भू आकृतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो सतह पर निर्मित आकृतियों के बारे में जानना आवश्यक है। तो हम डिस्कस करेंगे सतह पर निर्मित विभिन्न स्थलाकृतियां। अब ये जो विभिन्न स्थलाकृतियां हैं, अब ये स्थलाकृतियां अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां हो सकती हैं। अपर्दनात्मक स्थलाकृति का तात्पर्य हुआ पर्दन की सहायता से निर्मित स्थलाकृतियां। तो यह स्थलाकृतियां निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां भी हो सकती हैं। हम चर्चा करेंगे यहाँ पे नदी, वायु, हिमानी, ग्लेशियर, सागरी तरंगे व भूमिगत जल से निर्मित स्थलाकृतियां। पिछले वर्षों के प्रश्नों को आप देखेंगे तो भू आकृतिक विज्ञान से जो प्रश्न पूछे गए हैं वह इन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं। इस टॉपिक में ज्यादा प्रश्न कहां से पूछे गए हैं? इन टॉपिकों में ज्यादा प्रश्न आपके निर्मित स्थलाकृतियों और ये जो सिद्धांत लिखे गए हैं, इन्हीं सिद्धांतों से ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो जब आप भू आकृतिक विज्ञान को तैयार करेंगे तो इन सिद्धांतों के ऊपर, निर्मित स्थलाकृतियों के ऊपर, आंतरिक संरचना के ऊपर विशेष ध्यान देंगे ताकि इनसे पूछे गए प्रश्नों को आसानी से आप हल कर सकें। भू आकृतिक विज्ञान के पश्चात अगर हम भौतिक भूगोल के दूसरे महत्वपूर्ण यूनिट की चर्चा करें तो यह यूनिट है हमारा जलवायु विज्ञान। प्रश्न ये उठा कि जलवायु विज्ञान में वे कौन से टॉपिक हैं जो कि प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से हम बातें करें तो पवन तंत्र, वायुमंडल की संरचना, उसके पश्चात हम चर्चा कर सकते हैं कि पवन तंत्र में स्पेशली स्थानीय पवनें, चक्रवात, प्रतिचक्रवात। ठीक, प्रश्न आपके जेट स्ट्रीम से भी पूछे गए हैं, जेट स्ट्रीम से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा आपसे देखेंगे तो तापी विलोमता,
यहां से भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में जलवायु परिवर्तन से भी पूछे गए हैं, जो कि करंट के टॉपिक के हैं। तो जलवायु विज्ञान को तैयार करते समय ये जो यूनिट लिखे गए हैं, इस यूनिट पे आप विशेष फोकस करेंगे। साथ ही साथ जलवायु विज्ञान की ये जो यूनिट हैं, वो भारत के भूगोल के साथ भी जुड़ जाती है। जलवायु विज्ञान को भी भौतिक भूगोल के एक महत्वपूर्ण यूनिट के रूप में जाना जाता है। वास्तव में भारत की जलवायु को समझने के लिए, अन्य कारकों को समझने के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है। इसीलिए भौतिक भूगोल का अध्ययन करते समय जलवायु विज्ञान के इस यूनिट पर चर्चा करना, इस पर भी आपका फोकस करना आवश्यक हो जाता है। इसके पश्चात अगर हम समुद्र विज्ञान की बातें करें, देखिए समुद्र विज्ञान के एक दो यूनिट ऐसे हैं जहां से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आप महासागरीय निक्षेप, यहां से प्रारंभिक परीक्षा में आपको प्रश्न पूछा जाएगा। महासागरों में जो अवसाद जमा होते हैं, इन अवसादों को अलग अलग समझो वर्गीकृत किया जाता है। अब इन निक्षेपों को आपसे सीक्वेंस में पूछ देगा कि 4 निक्षेप के नाम दे देगा और आपसे पूछा जाता है कि गहराई के अनुसार इन निक्षेपों का क्रम क्या होगा। महासागरीय निक्षेप के अलावा अगर हम और टॉपिक की बातें करें तो यहाँ पे महासागरीय जलधारा, यहाँ से भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। और साथ ही साथ प्रवाल भित्ति। प्रारंभिक परीक्षा में ये 3 यूनिट ऐसे हैं जहां से प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो जब भी हम समुद्र विज्ञान को तैयार करेंगे तो इस 3 यूनिट पे हमारा विशेष फोकस होगा, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो समुद्र विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं, अधिकांश प्रश्न इन्हीं 3 यूनिट से पूछे गए हैं। हम देखिए स्ट्रेटजी क्यों चर्चा कर रहे हैं, ताकि भूगोल के अगर 15 प्रश्न पूछे जाएं तो आसानी से 12 से 14 प्रश्नों को हम सॉल्व कर सके। 15 प्रश्न भी कर सकते हैं, उसके लिए आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत बेहतर होनी चाहिए और यूपीएससी के प्रश्नों की समझ होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम जैव भूगोल की बातें करें, बायोजियोग्राफी, जैव भूगोल, तो जैव भूगोल का जो टॉपिक आपसे पूछा जाता है उसमें मृदा के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, कि मृदा है, मृदा की बनावट कैसी है, मृदा से संबंधित आपके समस्याएं कैसी हैं। मृदा की बनावट, मृदा से संबंधित आपकी समस्याएं और इन समस्याओं का समाधान क्या है। ठीक है, भारत सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड का निर्माण क्यों किया, सॉइल हेल्थ कार्ड से कृषकों को क्या लाभ होने वाला है, मृदा की समस्याओं को सॉइल हेल्थ कार्ड से कैसे दूर किया जा सकता है, सामाजिक वानिकी जो कार्यक्रम है वो मृदा की समस्या को कैसे दूर कर सकती है। मृदा की समस्याओं में मृदा अपरदन की समस्या, मृदा निम्नीकरण की समस्या, मरुस्थलीकरण की समस्या, लीचिंग की समस्या, इन समस्याओं को आपका विस्तार के साथ जाना जाता है और प्रारंभिक परीक्षा में इन्हीं बिंदुओं से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह हमारा भौतिक भूगोल हुआ कि भौतिक भूगोल में वे कौन कौन से यूनिट हैं जिसको प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से जिस पर फोकस करना आवश्यक है, ताकि भौतिक भूगोल से पूछे जाने वाले प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सके। इसके बाद हम बातें करेंगे भारत के भूगोल का। देखिए, अगर हम यूपीएससी की बातें करें और यूपीएससी की अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बातें करें, तो प्रारंभिक परीक्षा में भूगोल से पूछे गए जो प्रश्न हैं, इस भूगोल से पूछे गए प्रश्नों में भारत के भूगोल से पूछे जाने वाले प्रश्नों की अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर भूगोल से कुल 15 प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये मान के चलिएगा कि 7 से 8 जो प्रश्न होते हैं वो भारत के भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब भारत के भूगोल से प्रश्न किस सेगमेंट से पूछे जाते हैं ये जानना भी आवश्यक है। इसको तैयार करना होगा हमें, क्योंकि लगभग 40 से 50% भूगोल के जो प्रश्न हैं वो भारत के भूगोल से पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो जितना महत्व आपका भौतिक भूगोल का है उतना ही महत्व आपके भारत के भूगोल का भी है। तो भारत के भूगोल की बातें करें
तो भारत के भूगोल में पहले भौतिक भूगोल, भारत का भौतिक भूगोल। भारत के भौतिक भूगोल की चर्चा करें अगर, तो भारत के भौतिक भूगोल में आपका भू आकृतिक संरचना ये तैयार करना आवश्यक है। भू आकृतिक संरचना में हमें जानना पड़ेगा कि भारत में जो निर्मित चट्टानें हैं, इन चट्टानों की विशेषता क्या है, भारत में चट्टानों के निर्माण का अपना क्या इतिहास रहा है, इसका कालानुक्रम क्या है, ये जानना बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो हम भू आकृतिक संरचना में आपका चट्टानी बनावट में भारत में आर्कियन क्रम की चट्टानों से लेकर के आधुनिक चट्टाने क्वार्टरनरी क्रम के चट्टानों के बारे में जानते हैं। इसके बाद भू आकृतिक विभाजन, यहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि भू आकृतिक विभाजन के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये जो प्रश्न होते हैं जिसमें उत्तर के जो पर्वतीय प्रदेश हैं उससे संबंधित जो प्रश्न है, मान लीजिए उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं ये मैप आधारित प्रश्न होते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इन प्रश्नों को मैप की सहायता से प्रैक्टिस करनी होगी। आप बाजार में जाकर के आउटलाइन खरीद सकते हैं और आउटलाइन में भारत और विश्व का मैप होता है। तो और जब भी आप भू आकृतिक बनावट को पढ़ें, भू आकृतिक बनावट में मान लीजिए हिमालय पढ़ रहे हैं, तो हिमालय में उपस्थित प्रमुख दर्रे कौन से हैं, हिमालय में उपस्थित प्रमुख ग्लेशियर कौन से हैं, हिमालय की प्रमुख चोटियां कौन सी हैं, ठीक है, हिमालय की प्रमुख घाटियां कौन सी हैं, इनको आप क्या करें, भारत के मानचित्र में से दिखाने का प्रयास करें, आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके मैप बेस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। भू आकृतिक बनावट के बाद फिर आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह अपवाह तंत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। अपवाह तंत्र में सामान्यतः जो प्रश्न होते हैं, नदी, नदी के स्रोत, नदी के निकास और नदी की सहायक नदी, इनसे संबंधित अधिकांश प्रश्न होते हैं। साथ ही साथ अगर कहीं नदी जल विवाद है तो नदी जल विवाद से संबंधित जो प्रश्न है वह भी कभी कभी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप नदी का जो प्रश्न होता है, इन प्रश्नों को भी आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे मैप की सहायता से तैयार करने का, ठीक। जैसे आप गंगा नदी तंत्र की बातें करेंगे तो गंगा नदी तंत्र में 5 प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, देव प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, समझो नंद प्रयाग है, 5 प्रयाग है। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछ देगा कि ये जो 5 प्रयाग हैं, इन 5 प्रयागों को उत्तर से दक्षिण की तरफ एक क्रम में सजा दीजिए। तो आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ एक क्रम में सजाना होगा। ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप रट कर नहीं दे सकते हैं, ऐसे प्रश्नों के लिए आपको मानचित्र पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं ऐसे प्रश्नों के लिए मानचित्र पर प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद अपवाह तंत्र के बाद मृदा एवं वनस्पति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखेंगे, ठीक, कि भारत में मृदा में काली मृदा है तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य काली मृदा से संबंधित आपका सत्य है। 4 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और चारों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट का चयन करना होगा। तो आपको मृदा एवं वनस्पति, ये जो टॉपिक आपके लिखे हुए हैं, ये भारत का भौतिक भूगोल का टॉपिक है और यहां से यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और ज्यादा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों के पूछे जाने का 2 तरीका है, एक कॉन्सेप्ट बेसिस पे प्रश्न पूछे जाते हैं और एक मानचित्र के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि जब इस यूनिट को आप तैयार कीजिएगा तो मानचित्र का, मैप का अधिक से अधिक आप उपयोग कीजिएगा। इसके बाद मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल। देखिए, मानव और आर्थिक भूगोल की बातें करें तो इस टॉपिक को हम केवल 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है संसाधन और दूसरा है आपका आर्थिक क्रियाएं।
अब संसाधन जो है, आप संसाधन की बातें करें तो एक लाइन में बोल सकते हैं कि प्रकृति में विद्यमान वो प्रत्येक तत्व जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखता है, उसे संसाधन के नाम से जाना जाता है। तो संसाधन की चर्चा अगर करेंगे तो संसाधन समझो, आपको जानना पड़ेगा संसाधन का वितरण समझो भारत में और वैश्विक स्तर पर। यहां से प्रारंभिक परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या करेगा, लिस्ट ए में भारत के 4 स्थान दे देगा और लिस्ट बी में आपके 4 खनिज दे देगा और आपसे पूछा जाएगा कि लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच कीजिए। ठीक है, मान लीजिए झरिया दे दिया तो आपको मैच करना पड़ेगा कि ये प्रसिद्ध है आपका कोयले के लिए। खेतड़ी दे दिया तो आपको टिक करना पड़ेगा कि प्रसिद्ध है आपका तांबा के लिए। उसी तरह छोटा नागपुर का पठार दे देगा तो आपको टिक करना पड़ेगा लौह अयस्क के लिए। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो संसाधनों में आपका, इसे आप 2 प्रकार में बांट सकते हैं। एक समझिए धात्विक संसाधन और एक आपका अधात्विक संसाधन। वास्तव में जो धात्विक संसाधन और अधात्विक संसाधन है, ये खनिज के उदाहरण हैं। संसाधनों में आपको मृदा संसाधन, यहाँ से आप जल संसाधन, यहाँ से आप वन संसाधन, इसकी बातें कर सकते हैं। ऊर्जा संसाधन की बातें कर सकते हैं। अब आपको जानना पड़ेगा कि भारत में भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, भौम जल का संरक्षण कैसे किया जा रहा है। करंट से टॉपिक को जोड़ना पड़ेगा। अटल भूजल योजना क्या है, इन सब के बारे में जानना पड़ेगा। मृदा है, मृदा की समस्याएं क्या है। वन है, वन से संबंधित समस्याएं। अब समस्याएं तो देखो क्या है, जान लो। समस्याओं के बाद भारत सरकार ने इन समस्याओं को दूर करने के लिए कौन से प्रोजेक्ट चलाए हैं, भारत सरकार कौन सी योजनाएं चला रही है, वो जानना पड़ेगा। और वन जब पढ़ेंगे तो आपको इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को जानना पड़ेगा। यहां से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। उसी तरह जब हम आर्थिक क्रियाओं की बातें करेंगे तो आर्थिक क्रियाओं में आपका प्राथमिक आर्थिक क्रिया हो जाएगा। तो प्राथमिक आर्थिक क्रिया में आप कृषि को ले लेंगे, आप खनन को ले लेंगे। कृषि और खनन से प्रश्न आपके प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं कि किस स्थान पे किस प्रकार की खनिजों का खनन किया जाता है। भारत में कृषि की कौन कौन सी फसलें हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, कौन कौन सी फसलें इसके अंतर्गत आती हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसी तरह आप द्वितीयक आर्थिक क्रिया में हम उद्योग की बातें कर लेंगे। उद्योग हो जाएगा। ठीक है, उद्योगों में प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग। भारत में विभिन्न उद्योगों के कौन कौन से केंद्र हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग का सेंटर कहाँ कहाँ पर है, लौह इस्पात उद्योग का सेंटर कहाँ कहाँ पर है, चीनी उद्योग का सेंटर कहाँ कहाँ पर है, केंद्र कौन कौन से हैं, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा तृतीयक क्रियाओं में आपसे परिवहन के बारे में पूछा जाएगा कि रोड परिवहन है तो रोड परिवहन में, सड़क परिवहन में भारत सरकार की भारतमाला योजना क्या है, जल परिवहन में भारत सरकार की सागरमाला योजना क्या है, रेल परिवहन में भारत सरकार की डायमंड क्वाड्रिलेटरल परियोजना के बारे में। ठीक है, ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर के बारे में पूछा जा सकता है। वायु परिवहन से संबंधित आपके तथ्य पूछे जा सकते हैं। इसके बाद मानव भूगोल में आपसे जनसंख्या और बस्ती, जनसंख्या की बातें करें तो जनसंख्या से संबंधित आंकड़े ये आपसे पूछे जा सकते हैं। इससे संबंधित आंकड़े कौन से, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। बस्तियों से संबंधित आंकड़ों से प्रश्न पूछा जा सकता है। जनसंख्या में आपका प्रवास से संबंधित आंकड़े, ठीक है, लिंगानुपात से संबंधित आंकड़े, जनसंख्या घनत्व से संबंधित आंकड़े, ये प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन जब भी आप मानव और आर्थिक भूगोल को तैयार करेंगे और वह भी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो ये जो आपके टॉपिक बताए गए हैं, इस टॉपिक को बेहतर तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, और इस टॉपिक को पढ़ते समय ध्यान दीजिएगा कि आप इस टॉपिक को करंट अफेयर के साथ, समसामयिकी के साथ इसे आप जोड़ते हुए चले, क्योंकि यूपीएससी जो प्रश्न पूछेगी वह करंट अफेयर के साथ जोड़ करके प्रश्न आपसे पूछा जाएगा।
तो ये तो रहा आपका भौतिक भूगोल और भारत के भूगोल का एक डिकोडेड सिलेबस कि प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से आप भौतिक भूगोल और भारत के भूगोल में कौन कौन से यूनिट पे फोकस करेंगे और अपनी प्रारंभिक परीक्षा में सफलता को सुनिश्चित करेंगे। प्रश्न ये उठा कि मान लीजिए हम भौतिक भूगोल को तैयार करने जा रहे हैं, तो भौतिक भूगोल को कैसे तैयार किया जाए, भौतिक भूगोल को तैयार करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, भौतिक भूगोल की आपकी जो अवधारणाएं हैं, इन अवधारणाओं पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि ये जो अवधारणाएं हैं, इन अवधारणाओं को ठीक है समझना आवश्यक है, क्योंकि ये अवधारणाएं ही आगे के टॉपिक का आपका आधार तैयार करेंगी। तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ पढ़ना है। जब भी आप भौतिक भूगोल को तैयार करें, समझिए तैयार करें, कोई भी किताब आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप भू आकृतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये पढ़ रहे हैं, और भू आकृतिक विज्ञान में समझिए आप पढ़ रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ते समय आप मान लीजिए एनसीईआरटी किताब पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी किताब पढ़ते समय आप क्या कीजिए, दिमाग में आप इसका माइंड मैप बनाते चलिए। एक पेज लीजिए, एक पेन लीजिए और इसका एक माइंड मैप बनाते हुए चलिए। माइंड मैप कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के पारंपरिक स्रोत, ऐसे आप लिखिए, पारंपरिक स्रोत और ठीक, पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत या अप्राकृतिक स्रोत। अब आपने बोला कि अप्राकृतिक स्रोत में समझिए, आपका अप्राकृतिक स्रोत में जो तथ्य हैं उनको आप चार्ट बनाते हुए चले जाइए, या आप ये भी बोल सकते हैं कि प्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं और अप्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष स्रोत जस्ट मान लीजिए पारंपरिक और अप्राकृतिक को ही कहा जाता है प्रत्यक्ष स्रोत, और मान लीजिए अप्रत्यक्ष स्रोत। आपने क्या किया, अप्रत्यक्ष स्रोत में मान लीजिए यहाँ पे दाब लिखा, ताप लिखा और मान लीजिए यहाँ पे घनत्व लिखा। तो दबाव के आधार पे आपको क्या मिलता है यहीं पे आप लिख दीजिए कि तापमान के आधार पे हमको पता चला कि पृथ्वी के सतह से केंद्र की तरफ जाने पर तापमान बढ़ता है। घनत्व के आधार पे पता चला कि सतह से केंद्र की तरफ जाने पर घनत्व बढ़ता है। तो एक माइंड मैप तैयार कीजिए, क्योंकि माइंड मैप तैयार कर लेंगे तो रिवीजन करना बड़ा आसान हो जाएगा। और याद रखिए, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होती चली जाएगी, ठीक। उसके बाद आपने लिखा प्रत्यक्ष स्रोत में ज्वालामुखी विस्फोट लिख दिया आपने, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए भूकंपी तरंगे आपने लिख दिया। तो एक एक करके भूकंपी तरंगों में पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, तो एक डायग्राम बनाते जाइए, चार्ट बनाते जाइए और इस पूरे के पूरे माइंड मैप को 1 से 2 पेज में कन्वर्ट कर लीजिए। और जब भी आप इसका रिवीजन कीजिए उस माइंड मैप से आप रिवीजन कीजिए। इससे सारी चीज़ें आपको विजुअलाइज हो जाएंगी, और चीज़ें अगर विजुअलाइज हो जाएंगी तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बड़ी आसान हो जाएगी। दूसरा, भौतिक भूगोल में जब भी आप टॉपिक तैयार करें तो टॉपिक्स का समझिए इंटरलिंक करते हुए पढ़ें, टॉपिक को इंटरलिंक करते हुए पढ़ें। मान लीजिए, जस्ट एग्जांपल, मान लीजिए हम कोई पर्वत पढ़ रहे हैं, हम भू आकृति विज्ञान में कोई पर्वत पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हिमालय पर्वत पढ़ रहे हैं, तो हम जाने कि ये जो पर्वत है किस प्रकार का पर्वत है। ये पर्वत आपका बलित पर्वत है, या यह पर्वत आपका अवरोधक पर्वत है, या यह पर्वत आपका ज्वालामुखी पर्वत है, या यह पर्वत आपका अवशिष्ट पर्वत है। कैसा पर्वत है हमें इसके बारे में जानना चाहिए। देखिए टॉपिक कैसे जुड़ता जाएगा आप देखते जाइए। जब हम ये जान लेंगे तो हमें ये भी जानना चाहिए कि इसकी चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। फिर हमें ये जानना चाहिए कि ये जो पर्वत है क्या इस पर्वत पे कोई ग्लेशियर उपस्थित है। तो मान लीजिए यहाँ पे A, B, C कई ग्लेशियर उपस्थित हैं। तो हमें जानना पड़ेगा, मैप की सहायता से हम जानेंगे कि यहाँ पे कहाँ पे कौन कौन से ग्लेशियर हैं। हम एक साथ में मैप लेके बैठेंगे और मैप की सहायता से हम देखेंगे कि इस पर्वत के क्षेत्र में कौन कौन से ग्लेशियर हैं। अगर यहाँ पे ग्लेशियर है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा क्या ये ग्लेशियर
किसी नदी का स्रोत है क्या? तो अगर इस नदी से मान लीजिए गंगोत्री है, गंगा नदी का स्रोत है, तो हमें उस नदी के बारे में जानना पड़ेगा। अगर नदी का स्रोत है तो हमें जानना पड़ेगा ये किस नदी का स्रोत है। मान लीजिए ये एक्स नदी का स्रोत है, एक्स नदी का स्रोत है, तो हमें जानना पड़ेगा कि ये जो एक्स नदी है, इस एक्स नदी का निकास क्या है। इस एक्स नदी के द्वारा देखिए कैसे टॉपिक जुड़ रहा है, बनाई गई अष्टलाकृति कौन सी है, अष्टलाकृतियाँ कौन सी हैं। ये जो एक्स नदी है ये डेल्टा बना रही है, तो एक्स नदी ये किस प्रकार का डेल्टा बना रही है, प्रकार का डेल्टा बना रही है। ये जो एक्स नदी है, नदी के किनारे पर कौन से शहर हैं। आप ऐसे क्या करेंगे, मैप लेंगे और मैप के साथ इस टॉपिक को कनेक्ट करते चले जाएंगे और इस प्रकार हम क्या करेंगे, एक टॉपिक को कई आपके अदर टॉपिक के साथ जोड़ करके हम तैयार कर सकते हैं। तो एक ही साथ एक से अधिक टॉपिक तैयार हो जाएंगे और एक साथ एक से अधिक टॉपिक जब तैयार हो जाएंगे तो समझिएगा कम समय में अधिक टॉपिक को तैयार किया जा सकता है। ये भूगोल की खूबसूरती है, एक ही साथ भूगोल के कई टॉपिक आपस में जुड़ते हैं, तो एक ही साथ भूगोल के कई टॉपिक को तैयार किया जा सकता है और टॉपिक जब आपस में जुड़ते जाते हैं तो कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा आसान हो जाता है। तो जब भी भौतिक भूगोल को आप तैयार करें, आप एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ कनेक्ट करें, जोड़ें, कोशिश करें मानचित्र की सहायता लिया जाए। जहाँ जहाँ टॉपिक करंट अफेयर के साथ जुड़ सकता है वहाँ वहाँ टॉपिक को करंट अफेयर्स के साथ जोड़ा जाए। जैसे मान लीजिए भूआकृति विज्ञान में आप ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं, अब इस ज्वालामुखी को क्या कीजिए, करंट अफेयर्स के टॉपिक से जोड़ दीजिए। आप देखिए कि 2022 में किन किन क्षेत्रों में ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं, आप उन सभी क्षेत्रों की एक लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि यूपीएससी अगर ज्वालामुखी विस्फोट से प्रश्न पूछेगा तो इन्हीं क्षेत्रों को फोकस करेगा। तो आप इन प्रश्नों के लिए स्थानों की एक लिस्ट बनाइए और लिस्ट बना करके मानचित्र में दिखा दीजिए। मानचित्र में आप दिखा देंगे तो आपके दिमाग में उसका एक इमेज बन जाएगा, एक चित्र बन जाएगा और चित्र बन जाएगा तो आसानी से प्रश्नों को हल कर पाना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक टॉपिक को ऐसे करें। मान लीजिए आप भूकंप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप नदी पढ़ रहे हैं, तो आप देखिए कि नदी किस प्रकार का डेल्टा बना रही है, नदी एस्चुरी बना रही है, तो एस्चुरी क्यों बना रही है, क्या इसके कारण है, इन बिंदुओं को जानिए। क्योंकि यूपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा में कथन और कारण वाले भी प्रश्न पूछे जाते हैं और कथन और कारण वाले प्रश्नों को वही हल कर पाएगा जिसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होता है। प्रश्न उठा कि भारत के भूगोल को तैयार करने का क्या दृष्टिकोण हो, तो समझिए भारत के भूगोल को में सबसे पहले हम जो तैयार करेंगे वह होगा भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल को हम सबसे पहले तैयार करेंगे। ठीक, साथ ही साथ भारत के भूगोल को तैयार करने के लिए हम दो भागों में तोड़ देंगे। पहला, ठीक है, पहला बेसिक और दूसरा करंट अफेयर्स। जो जो टॉपिक आपके करंट अफेयर से जुड़ेंगे उन टॉपिक को हम करंट अफेयर्स के साथ जोड़ते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए भौतिक भूगोल में हम पढ़ रहे हैं आपका भू आकृतिक संरचना। अब इस भू आकृतिक संरचना के टॉपिक को हम कैसे पढ़ें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए हम यहाँ पे चट्टानी संरचना पढ़ रहे हैं तो हमें एक लिस्ट बनाना पड़ेगा कि भारत में कौन कौन सी चट्टानी संरचना है। एक सीक्वेंस में हमने यहाँ पे क्या किया, मान लीजिए हमने आर्कियन लिखा, यहाँ पे सपोज कीजिए धारवाड़ लिखा, यहाँ पे मान लीजिए कुडप्पा लिखा, यहाँ पे हमने मान लो विंध्यन लिखा। ऐसे ही करते करते हम आ गए क्वार्टरनरी पे, क्वार्टरनरी चट्टानों पे आ गए। तो अब हमें यहीं पे लिख देना है कि इसकी विशेषता क्या है और भारत में कहाँ पर पाई जाती है। एक पेज में, दो पेज में हमें क्या करना है, इस पूरे के पूरे टॉपिक का माइंड मैप बना लेना है, पूरे के पूरे टॉपिक का माइंड मैप बना लेना है। जो टॉपिक बेसिक्स हैं, जो करंट अफेयर से नहीं जुड़ते हैं, उसका हम टॉपिक एक माइंड मैप बना लेंगे और इसमें भी सेम चीज को फॉलो करेंगे। अगर टॉपिक एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है तो टॉपिक को एक दूसरे के साथ जोड़ करके उसे विस्तार देते चले जाएंगे ताकि हम कम समय में अधिक से अधिक टॉपिक को तैयार कर सकें। साथ ही साथ जो भाग करंट अफेयर्स वाले, जैसे मान लीजिए हम
भारतीय मानसून पढ़ रहे हैं। भारतीय मानसून में सपोज कीजिए हम मान लीजिए एल नीनो और ला नीना पढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से करंट अफेयर्स में ला लीना बनी हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ला लीना को पढ़ना पड़ेगा, इस पे विशेष फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, हम देख रहे हैं कि भारत की जलवायु मान लीजिए हम चक्रवात पढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में ज़्यादा चक्रवात आ रहे हैं। तो कब कब कौन कौन से चक्रवात आए हैं, इन चक्रवातों का नाम क्या है, इन चक्रवातों का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है, इन सभी की एक सूची बना लेंगे, लिस्ट बना लेंगे और लिस्ट बना करके हम क्या करेंगे, उसको याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए हम कृषि पढ़ रहे हैं। तो कृषि में क्या है, जो करंट अफेयर्स है हम उसकी बातें कर लेंगे, द्वितीय हरित क्रांति की बातें कर लेंगे, शुष्क कृषि की बातें कर लेंगे, आपका जीरो बजट प्राकृतिक कृषि की बातें कर लेंगे, भारत सरकार के द्वारा कृषि में जो सुधार किए जा रहे हैं उसकी बातें कर लेंगे आपका। ठीक है, तो हम करंट अफेयर्स के टॉपिक को अलग से देखते चले जाएंगे। उसी तरह मान लीजिए हम परिवहन में आते हैं। तो विभिन्न परिवहन के लिए भारत सरकार के द्वारा बनाई गई जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को हम देख लेंगे। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा समझिए भारत के भूगोल में कुछ फैक्चुअल टॉपिक होते हैं। जो फैक्ट्स होते हैं उस फैक्ट्स को भी जानना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए अब भौतिक भूगोल और भारत का भूगोल आपने पढ़ा, तो भौतिक भूगोल और भारत की भूगोल में कुछ शब्दावलियां होती हैं। ठीक है, भूगोल से संबंधित कुछ शब्दावलियां होती हैं। इन शब्दावलियों को भी आप क्या करें, तैयार करें, क्योंकि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में इन शब्दावलियों से भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा ये शब्दावली कहाँ से आएंगी। जब एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी के प्रत्येक चैप्टर के अंत में शब्दावली दिया होता है, उसी ग्लोजरी दिया होता है, उसी शब्दावली को आप तैयार करें, क्योंकि आप देखेंगे कि डायरेक्टली कुछ प्रश्न आपके शब्दावलियों से ही आते हैं। तो हमें इन शब्दावलियों को भी तैयार कर लेना। ऐसे आपके 50 से 60 जो शब्दावलियां हैं उसको तैयार करके अपने आप को हर कंडीशन के लिए तैयार करना है। और याद रखेंगे, जब भी भारत का भूगोल आप पढ़ेंगे मैप का उपयोग आप जरूर करेंगे। मान लीजिए आपने देखा कि भारत सरकार ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर बना रही है, तुरंत आपने मानचित्र लिया, न्यूज़पेपर आपने पढ़ा और देखा कि ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, बीच बीच में कौन से स्टेशन है, मैप पे आपने ड्रॉ कर दिया। आपने देखा कि चेन्नई चर्चा में बना हुआ है, तो चेन्नई अगर चर्चा में बना हुआ है तो आप चेन्नई के मैप में गए, क्यों चर्चा में बना हुआ वहाँ पे लिख दिया। ठीक है, मान लो अभी कूनू नेशनल पार्क चर्चा में बना हुआ है तो मध्य प्रदेश में गए और कूनू को दिखा करके वहाँ पे मैप में ही लिख दिया कि ये क्यों प्रसिद्ध है, क्यों चर्चा में बना हुआ है। इस प्रकार मैप की सहायता से करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आसानी से आप तैयार कीजिए। बेसिक और करंट अफेयर्स दोनों साथ साथ चलेंगे। अब देखिए किताबों की सूची। किताबों की सूची की बातें अगर हम करें तो मैं विद्यार्थियों को हमेशा एनसीईआरटी पढ़ने की आपकी एडवाइस देता हूं, सलाह देता हूं। देखो, अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो एक काम कीजिएगा, 6, 7, 8 क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। ओल्ड एनसीईआरटी आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि 6, 7, 8 क्लास की जो ओल्ड एनसीईआरटी है इसमें विश्व के भूगोल के बारे में दिया गया है, विश्व के क्षेत्रीय भूगोल के बारे में दिया गया है। तो एक मैपिंग वाला जो पोर्शन है ना, मैपिंग वाला पोर्शन आपको तैयार हो जाएगा। मैप को आपको अलग से तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, इस एनसीईआरटी को पढ़िए, यहीं से मैप का पोर्शन आपको तैयार होता चला जाएगा। इसके अलावा 11 और 12, ठीक है, 11 और 12, 11 का 11th क्लास में 2 एनसीईआरटी है, भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत और भारत का भौतिक पर्यावरण, इन दोनों को तैयार करेंगे। ये दोनों हो गए आपके विश्व और भारत के भौतिक भूगोल के लिए। भूगोल का दूसरा एक भाग था मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल। तो आपका 12 क्लास की जो एनसीईआरटी है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, इन दोनों को आप पढ़ लेंगे। न्यू वाली जो एनसीईआरटी इसको पढ़ लेंगे। आपका इन्हीं 2 किताबों को बार बार पढ़ना है और इन किताबों में जो शब्दावलियां दी गई हैं उन शब्दावलियों को विशेष फोकस करना है। इन्हीं एनसीईआरटी किताबों से पढ़ना है और आपको अपना माइंड मैप तैयार करना है। माइंड मैप तैयार करना बड़ा आवश्यक है। इसके अलावा अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो आप भूगोल की कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिएगा और उस स्टैंडर्ड बुक को आप रेफरेंस बुक के रूप में यूज कीजिएगा।
लेकिन पहले एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ना आवश्यक है। मैं आपको एडवाइस दूंगा, एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए और मैप के साथ कोई भी आप भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं, कोई प्लेस आपको मिला, उस प्लेस को मैप में ढूंढिए। मैप में ढूंढेंगे तो वो क्लियर कट विजुअलाइज हो जाएगा, जिससे आपको चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा, फिर भूल नहीं पाएंगे क्योंकि आपने उसे विजुअलाइज किया हुआ है। इसके अलावा मैंने आपसे बोला, बार बार एक शब्द यूज करता हूं कि आप एक एटलस यूज कीजिए। भूगोल को एटलस की सहायता से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि भूगोल के प्रारंभिक परीक्षा में मानचित्र की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये जो मानचित्र है, समझिए मानचित्र है, इस मानचित्र की सहायता से भूगोल का अध्ययन करना है। मान लीजिए हमने क्या किया, अब विश्व को 7 महाद्वीपों में हमने बांट दिया। अब 7 महाद्वीप में से कोई, मान लीजिए हमने एक महाद्वीप लिया, मान लीजिए हमने अफ्रीका महाद्वीप ले लिया, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। अब इस अफ्रीका महाद्वीप में हम कैसे तैयार करें, तो हम देखें अफ्रीका महाद्वीप में कौन से पर्वत हैं, अफ्रीका महाद्वीप में कौन से पठार हैं, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी नदियां हैं, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में समझो कौन से घास के मैदान हैं, समझो हम देखें, द्वीप देखें, हम यहाँ पे खाड़ी देखें, कौन कौन से खाड़ी हैं, हम देखें कि इसके चारों तरफ कौन सी जल संधियां हैं, और हम ये भी देखें आपका इसके चारों तरफ कौन से सागर हैं। इसको मैप में देखते चलिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एटलस पर्वत है तो हमने एटलस को देख लिया, यहाँ पे माउंट कैमरून है तो कैमरून को देख लिया, यहाँ पे कीनिया और किलिमंजारो है तो कीनिया और किलिमंजारो को देख लिया। इसी तरीके से करके हम क्या करेंगे, अलग अलग महाद्वीप लेंगे और अलग अलग महाद्वीप ले करके हम उसमें पर्वत, पठार, नदी, घाटी, इसको देखते चले जाएंगे। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में भौतिक के पार्ट से मैप ज्यादा पूछेगा, तो इसीलिए पर्वत, पठार, नदी को और उसमें जो करंट अफेयर्स है उसको जानना बड़ा जरूरी है। इस प्रकार से आप मानचित्र को तैयार करेंगे। और याद रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न मानचित्र से पूछे जाते हैं। इसके लिए आप ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस आप यूज कीजिएगा। इसके अलावा अगर अतिरिक्त आप पढ़ना चाहते हैं तो डाउन टू अर्थ है, डाउन टू अर्थ मैगजीन है, इस मैगजीन का सहारा ले सकते हैं और इसमें जो नई नई बातें हैं, जो करंट अफेयर्स की बातें हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं और उसका उपयोग करके अपने आप को इनरिच कर सकते हैं। इसी तरह द हिंदू पेपर और द इंडियन एक्सप्रेस, अब देखिए ये स्टैंडर्ड पेपर है, मानक हैं। ये समस्या यह है कि ये इंग्लिश में आते हैं, हिंदी में नहीं आते हैं, तो इसका इंग्लिश को हिंदी में समझने के लिए बायजू आईएएस हिंदी जो यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पे डेली हिंदू न्यूज एनालिसिस किया जाता है। तो डेली हिंदू न्यूज एनालिसिस का आप जा करके देख सकते हैं। वहाँ पे डेली हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में जो न्यूज आते हैं उसको हिंदी में समझाया जाता है, तो वहाँ से भी अपने इंफॉर्मेशन को आप रिच कर सकते हैं और प्रारंभिक परीक्षा को आसान बना सकते हैं। अब देखिए यूपीएससी में प्रश्नों का प्रारूप कैसा है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न होता है जो बिल्कुल समझो फैक्चुअल बेसिस पे प्रश्न होता है। जैसे पहला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे न्यूनतम जलदक्ष वाटर एफिशिएंट फसल है। न्यूनतम जल को धारण करने वाली फसल कौन सी है, बिल्कुल फैक्ट बेस है। आप जानते हैं वो फसल गन्ना है, तो फैक्ट पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों की संख्या बहुत कम होती है। दूसरे प्रकार का जो प्रश्न है वह प्रश्न होता है कॉन्सेप्चुअल बेसिस होता है, कॉन्सेप्ट के आधार पर पूछे गया प्रश्न होता है। अब इस प्रश्न में पूछा गया है, देखिए ये उष्णकटिबंधीय महासागर है, उष्णकटिबंधीय महासागर, और दूसरा है यहां पर शीतोष्णकटिबंधीय महासागर। अब देखिए ये उष्णकटिबंधीय महासागर का पूर्वी भाग है और ये शीतोष्णकटिबंधीय महासागर का पश्चिमी भाग है। यहीं पर देखिए पूर्वी भाग है और शीतोष्ण में आपका ये पश्चिमी भाग है। ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप रट के हल नहीं कर सकते, इसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी बड़ी आवश्यक है। अब देखो क्या है, जो उष्णकटिबंध है यहाँ पे सनमार्गी पवनें चलती हैं, दोनों गोलार्धों में यहाँ पे सनमार्गी पवनें चलती हैं। अब ये जो सनमार्गी पवन है ये
पूरब से पश्चिम चलती हैं। तो पूरब का जो महासागर की सतह के ऊपर का गर्म जल है, इस गर्म जल को पश्चिम की तरफ स्थानांतरित करती हैं। तो जब ये महासागर की ऊपरी सतह के गर्म जल को पश्चिमी भाग में लाकर एकत्रित करती हैं, तो पश्चिमी भाग में जब गर्म जल एकत्रित होगा तो पश्चिमी भाग का तापमान तो बढ़ जाएगा और पूर्वी भाग का तापमान पश्चिमी भाग की तुलना में कम होगा। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में महासागरों के पश्चिमी खंड व्यापारिक, इसी सन्मार्गी पवन को नाम दिया जाता है व्यापारिक पवन का, के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में गर्म है। बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट देखिए सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, समशीतोष्ण भागों में समझो पछुआ पवनें चलती हैं। समशीतोष्ण भागों में पछुआ पवनें चलती हैं। अब ये जो पछुआ पवन है, पवन ये पश्चिम से पूरब की तरफ चलती है, पूरब की तरफ। अब ये पछुआ पवन पश्चिम से पूरब की तरफ जब चलेगी तो पश्चिमी भाग का जो पानी है इसे पूरब में ले जाकर जमा कर देगी। तो महासागर की ऊपरी सतह का जो गर्म पानी है ये पूर्वी भाग में आकर जमा हो जाएगा। तो पूर्वी भाग का तापमान बढ़ जाएगा और पश्चिमी भाग का तापमान कम हो जाएगा। ये शीतोष्ण कटिबंध में होगा। देखिए क्या लिखा हुआ, समशीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ महासागरों के पूर्वी भागों को पश्चिमी भागों की तुलना में गर्म बनाते। बिल्कुल ठीक है, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो इस पे आंसर 1 और 2 होगा। तो यह जो प्रश्न है ये कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे है। जिस विद्यार्थी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वह इस प्रश्न को कभी भी हल नहीं कर पाएगा। लेकिन पहला जो प्रश्न था वो तथ्य था, वो फैक्ट बेस पे था। तीसरे प्रकार का जो प्रश्न है वह है आपका मैप बेस पे। ये मानचित्र के बेस पे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसके लिए मानचित्र की जानकारी आपको आवश्यक है। पूछा गया है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। कह रहा है कि उपर्युक्त में से किसकी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। अब बिना मैप के आधार पे इस प्रश्न को हल आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मानचित्र की जानकारी आवश्यक है। ये प्रश्न क्यों पूछा गया? क्योंकि अफगानिस्तान अभी न्यूज में बना हुआ है, इसलिए प्रश्न आपको पूछा गया। अब थोड़ा समझिए, अगर हम देखें तो एक प्रोसेस होता है एलिमिनेशन मेथड। प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को जब हल किया जाता है तो एलिमिनेशन मेथड का यूज किया जाता है। अब आपके दिमाग में है कि ये क्या है, एक गलत कथन का चयन कर लीजिए और उस आधार पर प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। जैसे अजरबैजान की बातें करेंगे तो अजरबैजान जो देश है इसकी सीमा अफगानिस्तान के साथ नहीं मिलती है, अर्थात जिस जिस ऑप्शन में 1 होगा वो गलत कट जाएगा। देखिए पहला गलत कट गया, दूसरा गलत कट गया और चौथा गलत कट गया। 4 ऑप्शन गलत कट गए, अपने आप हमें आंसर मिल गया सी। मुझे एक पता था, ऑप्शन 1 पता था, बाकी कुछ के बारे में मैं नहीं जानता हूं, तब भी एलिमिनेशन मेथड का यूज करके मैं उत्तर निकाल सकता हूं। एक चौथा प्रकार का भी प्रश्न होता है, कथन और कारण का प्रश्न होता है। आपका स्टेटमेंट ए दे देगा और आर दे देगा, 2 कथन होंगे, बोल देगा कि दोनों कथन सही हैं। दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या करता है, दोनों कथन सही है, व्याख्या नहीं करता है। पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, पहला गलत है, दूसरा सही है। तो इतने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, फैक्ट वाले प्रश्न कम पूछे जाते हैं, बाकी कॉन्सेप्चुअल बेसिस, मैप बेस्ड प्रश्न, आपके कथन कारण वाले जो प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। अगर आप इसको ध्यान दें और जो स्ट्रेटजी आपको बताई गई है, अगर आप स्ट्रेटजी को पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में अगर भूगोल से 15 प्रश्न पूछे गए हैं तो आराम से आप 13 से 14 प्रश्न हल कर पाएंगे। एक प्रश्न 2 प्रश्न में इसलिए छोड़ देता हूं कि कभी कभी हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी, इन विद्यार्थियों को कुछ शब्दों को समझने में आपका समस्या आती है, कुछ डिफिकल्ट शब्द आ जाते हैं तो विद्यार्थी समझ नहीं पाता है। इसलिए मैं 15 प्रश्न नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप 15 में से 13-14 प्रश्न आसानी से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के हमने ये डिस्कस किया कि भूगोल को कैसे तैयार करेंगे। मुझे उम्मीद है यह भूगोल की जो स्ट्रेटजी है आपके प्रारंभिक परीक्षा की सफलता में सहायक सिद्ध होगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे, आज का यह स्टडी सीरीज यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।